अपूर्वा जी, सुचेता जी और मित्रों, मुझे लगता है कि सबसे पहले बोलने में बड़ा ख़तरा है कि बहुत सारी ऐसी बातें आप बोल सकते हो जिसमें कई बार ग्राउंडेड रियलिटी से कनेक्ट नहीं हो पाता है। मैं कोशिश करता हूँ 2-3 बातों पे अपना विचार रखने का। हमने प्रॉमिस तो किया है, तो अभी तो ख़तरे हमारे बढ़ते जा रहे हैं, और जब ख़तरे बढ़ते हैं, दुनिया भर में ख़तरा जब बढ़ता है तो लोगों को हाँ अगर आप सुनना चाहते हैं तो नज़दीक आ जाइए, या अगर आप स्पीकर को कह रहे हैं कि उस गाने से compete करें, है ना, आप अपनी जगह पर खड़े रहेंगे। इट्स नॉट फेयर। हाँ, मुझे तो compete करने में वैसे ही थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि मैं compete करना नहीं चाहता हूँ किसी से। तो क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? आवाज़ आ रही है? हाँ, ठीक है। तो 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। जैसे पहली बात तो ये है कि गांधी को हम अक्सर याद करते हैं, और अब नया ज़माना है जिसमें गांधी को सिर्फ 2 अक्टूबर को नहीं याद करना पड़ता है, बल्कि रोज़ याद करने की ज़रूरत पड़ रही है। और मेरा मानना है कि जब बुद्ध पैदा हुए होंगे तो समाज में बहुत वायलेंस रहा होगा, तभी बुद्ध पैदा हुए होंगे, या बुद्ध जब ज़्यादा रेलिवेंट हो रहे हैं दुनिया भर में तो तभी हो रहे हैं जब दोबारा से वो स्थिति पैदा हो रही है। वैसे ही गांधी के बारे में है। अभी मेरी एक छात्रा ऑक्सफोर्ड से आई थी, तो उसने बताया कि लगभग हर कोई वहाँ पे गांधी में इंटरेस्ट ले रहा है, और दुनिया भर के लोग जो हैं, जो छात्र उनके साथ हैं, जो छात्र छात्राएँ उनके साथ हैं, सब लोगों के पास एक पुस्तक ज़रूर है, वो है हिंद स्वराज। तो ये बड़ी रोचक बात है। मेरा और छोटा सा एक्सपीरियंस है। मैं कभी लंदन में था तो वहाँ एक मूर्ति थी गांधी की। बहुत छोटे छोटे बच्चे आए और सब लोग गांधी के साथ सेल्फी ले रहे थे। तो मैंने उनके शिक्षक से पूछा कि ये क्या आपने गांधी के बारे में उनको पढ़ाया है? तो कहा कि नहीं, पढ़ाया नहीं है। मैंने कहा फिर ये साउथ एशिया से रिलेटेड हैं बच्चे? कहा नहीं, वो भी नहीं है। मैंने कहा फिर? तो उन्होंने बताया कि पता नहीं क्यों, लेकिन बच्चों में गांधी को लेके फैसिनेशन हो रहा है। ये इंटरेस्टिंग बात है कि क्यों लोग गांधी के बारे में ज़्यादा जानना चाह रहे हैं। मेरा अपना अनुमान ये है कि मानवता एक गंभीर खतरे के दौर से गुजर रहा है, और जो लोग विज्ञान की प्रोग्रेस को जानते हैं, जो समझते हैं, जो आगे की बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि खतरा इतना बढ़ रहा है कि शायद हमारे लिए आने वाला समय मुश्किल होगा, और ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल के लिए बहुत मुश्किल होगा। और ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल के लिए यदि मुश्किल हो तो ऐसे समय में जिस चिंतक की लोगों को याद आती है और जिस चिंतक के पास बार बार लोग लौटना चाहते हैं, उनमें से गांधी एक हैं। तो क्यों लौटना चाहते हैं गांधी के पास, और उनकी बातों में ऐसी कौन सी बात है? जैसे सत्याग्रह की बात से मैं शुरू करूंगा कि क्यों मैं सत्याग्रही हूँ, क्यों नहीं मैं नाराज़ हूँ, क्यों नहीं मैं गुस्सा करूँ, क्यों नहीं मैं आर्म्स यूज़ करूँ, क्यों नहीं मैं अपनी बातों को मनवाने के लिए लोगों को मारना शुरू करूँ। गांधी क्या कहते हैं इसके बारे में? क्यों गांधी के अंदर इतना बल है कि वो इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं कि हम हिंसा के द्वारा उन परिस्थितियों में कंट्रोल कर सकते हैं, उन परिस्थितियों को कंट्रोल कर सकते हैं जो हमारे विरुद्ध जा रहा है। मुझे लगता है एक बड़ा दार्शनिक आधार है, और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम उनके दर्शन के तर्कों से नहीं सहमत होंगे, तब तक गांधी को फॉलो करके उनकी भक्ति करने की ज़रूरत नहीं है। भक्ति तो आजकल वैसे भी बहुत हो रही है चारों तरफ, तो भक्ति से निकलकर मुझे लगता है तर्कों में जाने की ज़रूरत है। क्या तर्क है गांधी का? गांधी का तर्क बहुत सिंपल है, और गांधी अपने आप को कहते हैं कि मैं अनेकांतवादी हूँ। ये अनेकांतवाद के दर्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। ये दर्शन पहली बार इसका इजाद हुआ, इस दर्शन का, जब भारत में लोगों के बीच में बहुत विवाद चल रहा था। दर्शन को लेकर बहुत संवाद और विवाद चल रहा था। ये इतिहासकार ज़्यादा बताएंगे अच्छी तरह से, मुझे उतना मालूम नहीं है, लेकिन मुझे जितना लगता है कि वैशाली में जब कई दार्शनिकों के बीच में संघर्ष चलता था, और बड़ा रियल संघर्ष था, जैसे वहाँ बुद्ध भी थे, महावीर जैन भी थे, अजीत केश कम्बल भी थे, और ये सब लोग वहाँ के रियल वर्ल्ड से जुड़े हुए थे। वहाँ के जो शासक वर्ग थे
उन लोगों के को दार्शनिक बुद्धि देने का काम करते थे और उनके बीच में बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा था। उसी समय में जैन दर्शन ने इसका इजाद किया कि हम में से कोई भी पूर्ण सत्य को नहीं जानता है, हम सब लोग आंशिक सत्य को जानते हैं, और यदि हम सिर्फ अधूरे सत्य को जानते हैं तो फिर हमें इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि हम दूसरे के साथ ज़बरदस्ती करके अपनी बात उसे मनवाएं। फिर क्या करें? तो फिर वो कहते हैं कि संवाद की ज़रूरत है, और संवाद का यही दर्शन है कि हमारे पास कंप्लीट ट्रुथ नहीं है। अब पोस्ट ट्रुथ के समय में हाफ ट्रुथ की बात करना भी मुश्किल लगता है, क्योंकि अब कहते हैं नहीं है तो फिर भी मेरा ही ट्रुथ कंप्लीट ट्रुथ है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब लोग अधूरे ट्रुथ को लेकर चलते हैं और उसमें हिंसा करते हैं तो बाद में उन्हें खुद से पछताना पड़ता है। मेरी बात एक बार किसी ऐसे बड़े लीडर से हो रही थी जो कभी हिंसा में विश्वास किया करते थे, और उन्होंने हिंसा को छोड़कर एक पार्टी बनाई। तो जब पहली बार वो ओवरग्राउंड हुए तो हम लोगों ने उनके साथ एक मीटिंग की। उस मीटिंग में हमने पूछा कि आपने जब हिंसा का रास्ता चुना तो आपने क्या सोचकर चुना और अभी क्यों बदल रहे हैं? तो उन्होंने यही बात कही कि ये बात मुझे कन्विंसिंग लगी कि जिसे मैं पूर्ण सत्य समझ रहा था वो शायद हमारा पूर्ण सत्य नहीं था। तो अब ऐसा लगता है कि जो हिंसा हमने की वो हिंसा करने की ज़रूरत हमें नहीं थी, हमें दूसरे के सत्य को समझना था, उनसे संवाद करने की ज़रूरत थी। ये जो संवाद करने का आग्रह था गांधी का, यही उनका सत्य के लिए आग्रह था। सत्य हमारा है जिसे हम अपना सत्य मानते हैं, लेकिन यदि ये मान लें कि हमारा सत्य अधूरा सत्य है और जो सामने वाले का सत्य है उसके साथ हम संवाद करें, और संवाद का मतलब ये है कि वो भी बदलने को तैयार हों, हम भी बदलने को तैयार हों, हम दोनों बदलने को तैयार हों और फिर पूरी तरह से लगातार बहस में शामिल हों। ये गांधी के सत्याग्रह का मूल मंत्र था, जिसका स्रोत बहुत ही दार्शनिक स्रोत है, और ये अनेकांतवाद बहुत इंटरेस्टिंग फ़िलॉसफी है। एक बार जब पहला स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन, वर्ल्ड स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन की मीटिंग थी तो वहाँ ये बात चली कि इसके लिए दर्शन कौन सा होगा। तो महालनोबिस थे उसके चेयरमैन, उन्होंने कहा कि अनेकांतवाद इसका दर्शन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी का, और उन्होंने एक बड़ा लेक्चर दिया प्रोबेबिलिटी के दर्शन के ऊपर, जो बेसिकली अनेकांतवाद पर एक लेक्चर है जो अवेलेबल है ऑनलाइन, आप उसे देख सकते हैं। इस वक्त इसकी बहुत ज़रूरत है कि हम वापस इस दर्शन पे जाएं और सत्य के खोज को छोड़ने के बदले या अपने सत्य को पूर्ण सत्य मान लेने के बदले या पोस्ट ट्रुथ को मान लेने के बदले सत्य का अन्वेषण करें। और सत्य का अन्वेषण करते वक्त हम अपने विपक्षियों के साथ संवाद कर सकें। यदि ऐसा कर सकें तो हम शायद हिंसा की राजनीति से बच सकते हैं, और इसकी बड़ी ज़रूरत है। आप देखिए, स्टीफन हॉकिंग एक बार चले गए स्पेस में, तो लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आप स्पेस में जा रहे हो, आप ऑलरेडी इतने चैलेंज्ड हो, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर क्यों आप गए? तो उन्होंने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि आने वाले सदी में इंसान कैसे रहेगा। तो उन्होंने पूछा क्या मतलब है इसका? तो बताया कि ऐसा लगता है कि लोग आजकल बहुत गुस्सा होते हैं, एंगर बहुत है लोगों में, और मास किलिंग का जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो बहुत बढ़ गया है और बहुत सस्ता भी हो गया है, बहुत लोगों के पास उपलब्ध हो जाएगा। और जो हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है वो इस तरह का नहीं है कि वो उनके एंगर को कंट्रोल कर सके। ऐसे में समाज में हिंसा बढ़ने की संभावना बढ़ रही है, और शायद हम इतने हिंसक हो जाएं कि इस पृथ्वी पे रहना हमारा मुश्किल हो जाएगा। और उसका उदाहरण अभी हम देख रहे हैं कि दो बड़ी लड़ाइयाँ चल रही हैं जिसके ख़त्म होने की कोई उम्मीद नहीं की जा रही है। एक जगह तो ऐसा लगा था कि एक सप्ताह में सब कुछ सिमट जाएगा, लेकिन वो चला जा रहा, और ना कोई मीडिएट कर पा रहा है, ना कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो समझा सके। तो ऐसे में यदि हमारे अंदर दूसरे के सत्य के साथ संवाद करने की क्षमता नहीं आएगी तो शायद ये मानवता के लिए एक खतरनाक युग की तरफ जाना होगा। और इसीलिए गांधी के पास वापस जाना हमें ज़रूरी है, और उनसे हमें ये सीखना होगा कि संवाद के नियम क्या हैं।
संवाद और विवाद में अंतर है, संवाद और वितंडा में अंतर है। ये समझना बहुत ज़रूरी होगा। संवाद के लिए आवश्यक है कि हम खुद को बदलने को तैयार हों, सामने वाला भी अपने आप को बदलने को तैयार हो, और हम दोनों इस बात को मान कर चलें कि हमारे पास जो सत्य है वो अधूरा सत्य है। लेकिन अपने अधूरे सत्य के प्रति हमें पूरा कमिटमेंट है, ताकि ऐसा भी ना हो कि हम दूसरे की बात यूं ही मान लें। और इस संवाद से यदि कोई नया ज्ञान उपजता है, कोई नवीन ज्ञान सृजन होता है जो मानवता के कल्याण के लिए है, तभी हम बचा सकते हैं इंसानों को। अन्यथा जिस तरह से, और ये मेरा सेकंड पॉइंट है, जो खतरा अभी मंडरा रहा हमारे ऊपर, उसमें दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो पूंजीवाद खुद ब खुद एक खतरे में है, वो खुद ब खुद खतरा उत्पन्न भी कर रहा है, क्योंकि उसका एक दार्शनिक संकट हो रहा है पूंजीवाद का। वो दार्शनिक संकट क्या है? यदि आप पूंजीवाद के इतिहास पर गौर करेंगे तो पूंजीवाद की शुरुआत जब हुई थी, उसके पहले तक लोग ये मानते थे कि ग्रीड इज़ बैड। एक बड़ी लंबी कविता आई जिसने ये प्रूफ किया कि ग्रीड इज़ गुड। ये एडम स्मिथ की किताब के पहले की बात है। और फिर एडम स्मिथ ने उस सिद्धांत को लिया और पूरे पूंजीवाद का आधार ये बन गया कि ग्रीड इज़ गुड। आपके ग्रीड को उकेर के आपसे काम करवाया जा सकता है, तभी आप लाभ करने के चक्कर में पड़ेंगे। और लगातार ये ग्रीड को लेकर पूंजीवाद सशंकित भी रहा। यदि ग्रीड ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा, और ग्रीड ना हो तो क्या हो। फाइनली कई संकटों पर यदि आप गौर करेंगे तो पूंजीवाद की एक खासियत थी, वो ये थी कि वो कहता था कि सारे ग्रीड के बावजूद एक जो पॉइंट है जो हम सबों को ठीक रख सकता है, वो है कॉमन गुड, कमिटमेंट टू द कॉमन गुड। कि कितना भी लाभ कमाएं आप, लेकिन कॉमन गुड को कभी न भूलें कि सामूहिक लाभ उससे क्या हो रहा है। पिछले यदि पूंजीवाद के इतिहास को देखें तो धीरे धीरे ये जो सामूहिक लाभ की बात थी ये ख़त्म हो गई। मैं उसके इतिहास में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना बताऊंगा कि 2008 में जब भयंकर आर्थिक संकट आया तो जितने भी कमिटीज़ बने उस संकट को समझने के लिए, उन कमिटीज़ के रिपोर्ट्स में एक कॉमन बात है। वो कॉमन बात ये है कि संकट का कारण वो बताते हैं कि ग्रीड है। यदि ग्रीड संकट का कारण है तो आगे अब ग्रीड को हटाने का क्या तरीका होगा? क्या बिना ग्रीड के पूंजीवाद सर्वाइव कर सकता है? इसके ऊपर अभी कोई चिंतन नहीं हो पा रहा है, और न तो पूंजीवाद के पास कॉमन गुड को बनाए रखने का कोई उपाय है। नतीजा क्या होगा कि अब पूंजीवाद और ज़्यादा शोषण करने की कोशिश करेगा। और उसमें एक और ख़ास बात जुड़ गई है, वो ये है कि अब पूंजीवाद, पहले क्या होता था, जब पूंजीवाद का संकट होता था तो पूंजीवाद ह्यूमन लेबर पे डिपेंड करता था, तो वो नेगोशिएट करता था ह्यूमन लेबर के साथ, डेमोक्रेसी के साथ नेगोशिएट करता था। अभी टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हो रहा है, आप खुद ही देख रहे हैं, चैट जीपीटी हो, एआई हो, इसका पहला उद्देश्य ये होगा कि ह्यूमन लेबर को मार्केट से वो बाहर कर दें। तो अब आहिस्ता आहिस्ता फ़ायदे के लिए पूंजीवाद ह्यूमन लेबर पर डिपेंड नहीं करेगा। ये नया संकट हमारे लिए होता जा रहा है। इसका क्या परिणाम निकलेगा? इसका परिणाम ये निकलेगा कि लोगों में विद्रोह होगा, लोग नाराज़ होंगे। लोग नाराज़ होंगे तो फिर वो क्या करेगा? तो निश्चित रूप से स्टेट उनके साथ होगा, राज्य उनके साथ होगा, राज्य का पूंजी के साथ कंप्लीट अलायंस होगा। और उस अलायंस का क्या नतीजा निकलेगा कि इस तरह का जो भी विरोध राज्य के खिलाफ करने वाला होगा, उसको रोकने के लिए राज्य प्रतिबद्ध होगा, और राज्य के पास क्षमता भी ज़्यादा होगी। तो राज्य का जो स्वरूप है उसे समझने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि जिस तरह का राज्य हमारे सामने अब इमर्ज कर रहा है वो टेक्नो अथॉरिटेरियन स्टेट है। पहले अथॉरिटेरियन स्टेट्स भी होते थे, अभी वो टेक्नो अथॉरिटेरियन स्टेट है। उनके पास ह्यूज टेक्नोलॉजी है जिससे हर एक व्यक्ति को लोकेट किया जा सकता है कि कौन क्या कर रहा है, और फिर वो एग्रेसिवली उसके खिलाफ काम करेगा। आप एक लेख लिखेंगे, आपको चिट्ठी आ जाएगी कि आप ये क्या कर रहे हैं। मेरे एक छात्र ने एक लेख लिखा टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो सरकार के दफ्तर से वाइस चांसलर को फ़ोन आ गया कि आप इनका लिखना बंद करवाइए। ये बातें कॉमन होने जा रही हैं, कॉमन होंगी कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो उसको स्क्रूटनी किया जा रहा है। और अब स्क्रूटनी करने के लिए लोग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब वो एआई कर देगा। ये नए तरीके की चीज़ें आपके सामने होने जा रही हैं। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात ये होगी कि आप जनता को जो विरोध
करने वाले लोग हैं उनको बांटने के नए नए तरीके ढूंढे जाएंगे। वो धर्म हो, भाषा हो, जाति हो, जितने तरीके हो सकते हैं हर तरीके के साथ उनको डिवाइड करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि बिना उनको डिवाइड किए हुए प्रोटेस्ट को नहीं रोका जा सकता है। डिवीज़न को फंड किया जाएगा, डिवीज़न को प्रमोट किया जाएगा, ताकि कोई भी मूवमेंट स्टेट के खिलाफ ना हो, वो आपस में लड़ते रहें और स्टेट अपना काम करता रहे। इसलिए आप देखेंगे ठीक उसी वक्त जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जोर होता है तो पूंजी का कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। ठीक उसी वक्त जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, आप देखेंगे अखबार के एक तरफ कोई ऐसी बात छपेगी जो जनता को डिवाइड करने वाली हो, और दूसरी तरफ एक वो डिसीजन होगा जिसमें लेबर लॉ लूज़ किया जाएगा, जिसमें जो लोन, बैड लोन कैपिटल ने लिया उसको माफ़ किया जाएगा। ऐसे तमाम डिसीजंस उसी वक्त किए जाएंगे जब दूसरी तरफ कोई डिविसिव एलिमेंट आपके सामने रखा जाएगा। किसी भी समाज में जो उसके इतिहास को आप देखेंगे तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत पीसफुल इतिहास रहा है। कम्युनिटीज़ में लड़ाइयाँ रही हैं, हमेशा ही रही हैं, और अभी तक आप देखेंगे उसकी संभावनाएं बनी रहती हैं। आधुनिक समाज की ये खासियत थी, आधुनिक राज्य की ये खासियत थी कि उसमें हर किसी को एक अधिकार दिया गया ताकि आप उस पिछले फेज़ से निकलकर नए फेज़ में आएँ, जहाँ बातचीत के द्वारा उन चीज़ों को सुलझा सकें, उन समस्याओं का समाधान कर सकें। अब यदि वो नहीं हो पाएगा तो ओबियसली हमारी समस्याएं बढ़ेंगी, और कोशिश ये की जाएगी कि वो ना हो पाए, ताकि क्योंकि ऐसे मुद्दों को यदि लाया जाएगा, जिन मुद्दों, जो इतिहास में दबे हुए मुद्दे हैं, जो हम जिस तरह से हम विकसित हुए हैं, जो हमारे मेमोरी का पार्ट है, जो हमारा बैड मेमोरी है लोगों के साथ, यदि उसे उकेरा जाएगा तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि हम सिटीजनशिप से वापस कम्युनिटी एसोसिएशन पे जाएंगे। फिर ऐसे में गांधी की याद आएगी हमें, क्योंकि कम्युनिटीज़ के साथ हम एक साथ कैसे रहें, ये पूरी दुनिया की समस्या हो रही है कि कम्युनिटीज़ एक साथ कैसे रहें। और गांधी कहते हैं वो तभी संभव है जब आप संवाद करें आपस में, सेकुलरिज्म को मानें। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है गांधी के लिए? सेकुलरिज्म का मतलब सिर्फ राज्य से रिलेटेड सेकुलरिज्म नहीं है कि राज्य को रिलीजन से अलग रहना चाहिए। मुझे लगता है सेकुलरिज्म का मतलब है इन्विटेशन टू डायलॉग, और सेकुलरिज्म का मतलब है रिलीजन जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लिए सबसे पावरफुल टूल है, उसके साथ एंगेज करना। कैसे एंगेज करना? कि उसे रैशनैलिटी से एग्जामिन करना। कोई भी रिलीजन बिना एग्जामिन किए हुए बहुत कंजर्वेटिव हो सकता है, बहुत एग्रेसिव हो सकता है। तो गांधी, यदि हिंद स्वराज को आप पढ़ें तो कहते हैं कि आई एम वरीड, पीपल आर नॉट रिलीजियस, they are becoming irreligious. What does that mean? He says, when I am talking of 3-4 religions, that doesn't mean that I am talking about particular religion. I am talking about religion within religion. What is the core idea of religion? So that core idea of religion has to be reclaimed. जो गांधी कहते हैं, अंबेडकर कहते हैं, टैगोर कहते हैं, तमाम जो चिंतक यदि आप देखें लगातार कबीर से लेकर दारा शिकोह बेदिल होते हुए गांधी तक आप आएँ, अंबेडकर तक जाएँ, सब लोग एक ही बात कहते हैं कि रिलीजन के अंदर कोई कोर आइडिया है जिसको रिक्लेम करने की ज़रूरत है, और बार बार उसको रिक्लेम करते रहने की ज़रूरत है। तो सेकुलरिज्म कोई पैसिव चीज़ नहीं है, सेकुलरिज्म एक एक्टिव चीज़ है। वो एक्टिव चीज़ ये है कि हम उसको जानें, रिलीजन को जानें, उससे संवाद करें, उसका क्रिटिक करें, उसकी आलोचना करें। रिलीजन की आंतरिक आलोचना रिलीजन को, धर्म को मुक्तिकामी बना सकता है, ये इनका तर्क है। और इसलिए सेकुलरिज्म, मुझे लगता है सेकुलरिज्म में 2 चीज़ें इनबिल्ट हैं। पहला कि आप आंतरिक आलोचना करें अपने धर्म की, संवाद करें दूसरे धर्म से, और दूसरी बात कि रोड टू सेकुलरिज्म गोज़ थ्रू रोड टू सोशलिज्म। ये मैं अपने प्रोफेसर रणधीर सिंह की बात दोहरा रहा हूँ, जो कहते थे रोड टू सेकुलरिज्म गोज़ थ्रू रोड टू सोशलिज्म, देयर इज़ नो वे आउट। यदि समाज में असमानता होगी तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट की संभावना भी ज़्यादा होगी। और गांधी जिस तरह से रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारे संबंधों को, जिसकी आज बड़ी ज़रूरत हो गई है, इंसान से इंसान के संबंधों को या नेचर से अपने संबंधों को, इन तमाम चीज़ों को सेकुलरिज्म का पार्ट बनाना होगा। एक बड़े मेरे फेवरेट राइटर हैं आजकल, फ्रेंच राइटर हैं मिचेल वेलबैक। उनकी एक किताब है एटोमाइज्ड।
जिसमें वो बताते हैं कि किस तरह से फ्रांस में लोग बिल्कुल एटॉम की तरह हो गए हैं, आइसोलेटेड एटॉम की तरह हो गए हैं। वो कहते हैं कि जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ वहाँ 70% लोग अकेले रहते हैं। ये हालत हो गई है और इसीलिए इंग्लैंड में अब मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस बनाया गया है। हमारे यहाँ भी मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस नहीं बना है, हो सकता है कि आगे बनाना पड़े, लेकिन FM पे चलते वक्त आपको अक्सर ये बात सुनाई देगी। आपको यदि ये बातें हो रही हैं तो आप तुरंत मेंटल डॉक्टर से मिले, ये आजकल लगातार कहा जा रहा है। ये लोनलीनेस के पीछे भी एक बड़ा रीज़न है, जो है हमारा संवादहीनता की जो स्थिति हमारी बनी हुई है। ये संवादहीनता केवल धर्म के मामले में नहीं है, बल्कि समाज में आम तौर पर संवादहीनता बढ़ रही है। और गांधी का सेकुलरिज्म का मतलब धर्म से आगे जाकर विचारों में स्वराज, और स्वराज का मतलब है संवाद के साथ स्वराज। ये हमें समझना ज़रूरी है। जो आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो ये एलिनेशन है, जो जिस तरह का एलिनेशन हमें हो रहा है या हम छात्रों के बीच में अक्सर देखते हैं, आपके समय शायद ये कम रहा होगा JNU में, अभी बहुत बढ़ गया है छात्रों में। डिप्रेशन जिसे कहते हैं, डिप्रेशन बहुत बढ़ गया। इस डिप्रेशन का क्या कारण है? ये डिप्रेशन का बड़ा कारण ये है कि हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। प्रोजेक्ट नॉट इन द एकेडमिक सेंस ऑफ द टर्म। प्रोजेक्ट का मतलब है कि कोई उद्देश्य हमारे पास नहीं रह गया है। और यदि हम गांधी से संवाद करना चाहते हैं तो उसकी एक शर्त ये भी है कि गांधी के सपने को हम अपना सपना बना लें। यदि हम गांधी के सपने को अपना सपना बना लें और फिर हिंद स्वराज को पढ़ें, तो हमें हिंद स्वराज के एक एक शब्द का मतलब अलग तरह से मिलने लगेगा। और शायद मीनिंगफुल लाइफ कैसे जिया जाए, इसका भी एक तरीका मिल सकता है। एक बहुत अच्छे लेखक हैं जिसकी किताब हर किसी को पढ़नी चाहिए, विक्टर फ्रैंकल, मैन सर्च फॉर मीनिंग। विक्टर फ्रैंकल को हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया था, वो साइकोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने ये छोटी सी किताब लिखी है कि जो जिस हालत में वो रह रहे थे, उस हालत से निकलने में जिस चीज़ ने उन्हें सहायता की वो थी कि लगातार उस हालत में भी वो अपने मीनिंग की तलाश कर रहे थे। यदि हम अपने मीनिंग की तलाश करें तो शायद इस एलिनेशन से बच सकते हैं। गांधी का ये संवाद कि हम मीनिंगलेस से बाहर निकलें, और गांधी के, यदि गांधी हो या नेहरू हो या तमाम तरह के जो लोग जिन्हें मैं कहता हूँ ये फिलोसोफर्स ऑफ लिबरेशन थे, हो सकता है उनका वेंटेज पॉइंट कोई ख़ास रहा हो जिससे वो लिबरेशन की बात कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली जिसकी बात कर रहे थे वो मुक्ति की बात कर रहे थे। और मुक्ति केवल भारतीयों के लिए नहीं थी, मुक्ति केवल एक जाति एक धर्म के लिए नहीं थी, बल्कि मानव मुक्ति की बात कर रहे थे। यदि वहाँ से उनसे संवाद करें, उनके प्रोजेक्ट को हम अपने साथ लेकर चलें, तो हमें सेकुलरिज्म का और संवाद का मीनिंग भी ठीक से समझ में आने लगेगा। मुझे लगता है कि मैं अभी यहीं रुकता हूँ, और फिर आगे कुछ बात होगी तो मैं करूँगा। थैंक यू वेरी मच।